सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी फ्री सीरीज और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स, जिसमें आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1। सो चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस चैप्टर में हमें एक फिक्शनल विलेज जिसका नाम है पालमपुर, उसका यूज करके बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स समझाए गए हैं। तो ये रियल में एक विलेज नहीं है, दिस इज अ फिक्शनल विलेज। ये विलेज वेल कनेक्टेड है बाय नियर बाय टाउन्स थ्रू गुड ट्रांसपोर्टेशन और इस विलेज की मेन एक्टिविटी है फार्मिंग। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी हैं जो होती हैं, बट बेसिकली जो मेन एक्टिविटी है जो यहाँ के लोग करते हैं दैट इज फार्मिंग। ये एक विलेज का इमेज है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि अगर आपको कुछ भी प्रोड्यूस करना होता है तो देयर आर 4 फैक्टर्स जो कि होना इंपॉर्टेंट है, जिसमें नंबर 1 इज लैंड। तो अगर आपको कुछ भी प्रोड्यूस करना है, मान लीजिए अगर आपको फार्मिंग भी करनी है, तो भी अगर आपके पास लैंड नहीं होगी, अगर आपके पास ज़मीन नहीं होगी तो आप फार्मिंग नहीं कर पाओगे। अगर आपको कोई फैक्ट्री सेटअप करनी है, अगर आपको स्कूल बनाना है, कुछ भी करना है, तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो होती है कि आपके पास लैंड हो और उसके बाद हम बाकी नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वहाँ पे वाटर हो, फॉरेस्ट हो, मिनरल्स हो, बिकॉज इन सब के बिना हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हम क्रॉप्स भी ग्रो नहीं कर सकते विदाउट लैंड। तो हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है लैंड और उसके साथ में नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, मिनरल्स, वो सब भी हमें चाहिए। इसके बाद जो हमारा सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है लेबर, क्योंकि अगर जो लोग काम करने के लिए ही नहीं होंगे तो हम कुछ प्रोड्यूस कैसे कर पाएंगे। जैसे कि हमारे फील्ड्स में जो फार्मर्स काम करते हैं तभी क्रॉप्स उगते हैं, तभी फसल ग्रो करती है। तो इसी तरह लेबर की जरूरत होती है, विच इज द सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि अगर लेबर नहीं होगी तो काम कौन करेगा। सो लेबर कौन होते हैं? पीपल हु विल डू द वर्क। अब कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें हाईली एजुकेटेड वर्कर्स चाहिए होते हैं, जैसे कि अगर कुछ डेटा एंट्री का काम है, कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, तो वहाँ पे हमें एजुकेटेड वर्कर्स की नीड रहती है। बट कुछ ऐसे भी वर्क्स होते हैं जिसके लिए हमें एजुकेटेड वर्कर्स नहीं चाहिए होते, क्योंकि वो होता है मैनुअल वर्क। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री है जहाँ पर आपको फैक्ट्री के एक पार्ट से दूसरे पार्ट मैनुअली जो सामान है वो ट्रांसफर करना है, तो इसके लिए यू डोंट नीड टू बी एजुकेटेड, आप ये काम कर सकते हैं, दिस इज मैनुअल वर्क। या फिर आपको कुछ मशीन्स ऑपरेट करनी है तो वो भी आप मैनुअली कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू आवर थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज कैपिटल। कैपिटल हमें चाहिए होता है बिकॉज हमें वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड होते हैं प्रोडक्शन की अलग अलग स्टेजेस पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम फार्मिंग करते हैं तो शुरू में हमें सीड्स चाहिए होते हैं, उसके थोड़े टाइम बाद हमें इरिगेशन के लिए वाटर चाहिए होता है, फिर हमें फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स चाहिए होते हैं। तो ये सारे हमारे अलग अलग इनपुट्स हैं विच वी नीड ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। अब जो कैपिटल है वो 2 टाइप की क्लासीफाई कर सकते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल और एक होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल वो होते हैं जो कि हम बहुत ही लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फार्मिंग के लिए ट्रैक्टर्स परचेज करते हैं या फिर आप फार्मिंग के लिए जो वेरियस टूल्स यूज होते हैं ये परचेज करते हैं, तो अगर ये आपने एक बार परचेज कर लिए तो आप इन्हें बहुत सालों तक फॉर 5 to 6 ईयर्स मिनिमम आप आराम से इन्हें यूज कर सकते हैं। बट वहीं अगर आपको फार्मिंग करनी है तो सीड्स आपको हर बार नए लेने होंगे जब भी आपको आपकी फसल को शुरू करना हो, या जब भी आपको कोई नए फसल उगानी होगी तो आपको सीड्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये नहीं होगा कि अगर आपने एक बार सीड्स खरीद लिए तो वो आप 10 साल बाद भी यूज कर लो, राइट। तो ये हो गया वर्किंग कैपिटल, जो कि आपको बार बार इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती ही रहेगी, इट विल बी ऑलवेज रिक्वायर्ड। जबकि फिक्स कैपिटल जैसे ट्रैक्टर हो गया, टूल्स हो गए, जो आपने एक बार ले लिए तो आप उसे फॉर मेनी ईयर्स यू कैन यूज इट। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। लास्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट है फॉर प्रोडक्शन, द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो है ह्यूमन कैपिटल, यानी कि ह्यूमन की नॉलेज। बिकॉज अगर हमें कुछ भी करना है विदाउट ह्यूमन नॉलेज हम नहीं कर सकते। वी नीड समवन जिसको उसकी नॉलेज हो, जो उस चीज़ को सही से ऑर्गेनाइज कर पाए, सही तरह से उसको रन कर पाए। तो यहाँ हमें जरूरत पड़ती है ऑफ ह्यूमंस और इसी को हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। तो अब हमने अपने चारों ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिस्कस कर लिए हैं। नंबर 1 वॉज लैंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ में बाकी नेचुरल रिसोर्सेज भी चाहिए। नंबर 2 वॉज लेबर। लेबर हमें दोनों तरह की चाहिए होती है, एजुकेटेड भी एंड विदाउट एजुकेटेड भी, बिकॉज कुछ वर्क मैनुअल होता है और कुछ होता है जिसमें हमें एजुकेटेड की ही नीड होती है। देन थर्ड हमारा जो फैक्टर है दैट इज कैपिटल, बिकॉज बहुत सारे इनपुट चाहिए होते हैं किसी भी प्रोडक्शन में अलग अलग स्टेजेस पे। कैपिटल 2 तरह के होते हैं, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल जो कि अगर हमने एक बार ले लिया तो हमें उसे बार बार लेने की जरूरत नहीं है, उसे हम फॉर अ लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर्स, मशीन्स। वहीं दूसरे होते हैं वर्किंग कैपिटल, जैसे कि सीड्स जो कि हमें बार बार लेने होते हैं, या फिर वाटर फॉर इरिगेशन जिसको हमें बार बार जरूरत पड़ेगी, वी विल नीड इट अगेन एंड अगेन। और साथ में मनी जिसकी हमें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, मनी भी वर्किंग कैपिटल होता है, तो ये आपको नहीं भूलना। उसके बाद हमारा फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ह्यूमन कैपिटल, बिकॉज ह्यूमन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा नीड है किसी भी प्रोडक्शन में, बिकॉज ही हैज़ द नॉलेज, ही हैज़ द एक्सपर्टीज, ही नोज हाउ टू मैनेज थिंग्स, हाउ टू ऑर्गेनाइज थिंग्स, हाउ टू अरेंज थिंग्स। तो ये हो गए हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, प्रोडक्शन का एम क्या होता है, हमें प्रोडक्शन करना ही क्यों होता है? बिकॉज वी वॉन्ट टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज जो भी लोगों को चाहिए। जब लोग रह रहे हैं, वी हैव अ पॉपुलेशन, वी हैव सो मेनी पीपल्स इन आवर कंट्री, इन द वर्ल्ड, तो हर किसी के अलग अलग डिमांड्स हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे कि फूड है वो सभी को चाहिए, तो जब तक उसका प्रोडक्शन नहीं होगा वो फूड लोगों तक कैसे पहुंचेगा?
एम ऑफ द प्रोडक्शन यही होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड की जाए जिन्हें जो वो चाहते हैं, ठीक है। अब देखो, लैंड तो हमारे पास फिक्स्ड है, तो देयर आर सर्टेन मेथड्स जिससे कि हम लैंड का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, जो कि हमारे फार्मर्स यूज करते हैं, जिसमें से नंबर 1 इज मल्टीपल क्रॉपिंग। इस मेथड में एक ईयर में ऑन अ पीस ऑफ लैंड मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, एक से ज़्यादा, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ती है, उनका रेवेन्यू बढ़ता है, उनका प्रॉफिट बढ़ता है, उनका अर्निंग बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम एक साल में एक ही क्रॉप यूज ग्रो करेंगे तो फिर इतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं जनरेट हो पाएगा और ना ही इतना क्रॉप जनरेट हो पाएगा कि वो लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। सो इसीलिए मल्टीपल क्रॉपिंग इज यूज, ताकि फिक्स लैंड में उतनी ही लैंड में हम ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर लें, 2-3 चीज़ें हम अलग अलग थ्रू आउट द ईयर उगाएं और हमारे पास 2-3 अलग अलग चीज़ें आ जाएं। इसके अलावा दूसरा मेथड है ऑफ यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, जिसमें आता है HYV सीड्स, जो कि होते हैं हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ट्रैक्टर्स, न्यू मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो ये सारा कुछ तो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में, लेकिन अभी के लिए पहले हम ये देख लेते हैं कि HYV सीड्स क्या होता है। तो फुल फॉर्म जैसा मैंने आपको बताई, HYV सीड्स की फुल फॉर्म होती है हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, ठीक है। अब देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन इन लेट 1960s ने इंट्रोड्यूस किया था इंडियन फार्मर्स को टू HYV सीड्स, जिससे कि वो ज़्यादा व्हीट एंड राइस कल्टीवेट कर सकते थे। इससे HYV सीड से क्या होता था कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्रेन एक सिंगल प्लांट के थ्रू प्रोड्यूस हो पाता था। यानी कि अगर पहले एक प्लांट से हमें 5-6 प्रोडक्ट्स मिलते थे, तो अब अगर हम HYV सीड्स यूज़ करते थे तो हम उसी प्लांट से 10 to 12 प्रोडक्ट्स जनरेट कर सकते थे। ये था HYV सीड्स। तो इस तरह से हम उसी से क्वांटिटी ऑफ लैंड से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते थे। मतलब कि लैंड तो ऑब्वियसली उतनी लिमिटेड है, तो अब हम HYV सीड्स प्रोड्यूस करके, अगर हम पहले यहाँ से 1 बैग प्रोड्यूस कर रहे थे तो अब उनसे 1 से 2 बैग प्रोड्यूस कर सकते थे उसी लैंड से। तो ये फायदा था ऑफ यूजिंग HYV सीड्स। मोर अगर हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे दैट मीन्स मोर प्रॉफिट एंड मोर अर्निंग। बट HYV सीड्स का एक नुकसान था कि उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट थी और साथ में हमें चाहिए थे केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो अगर हमें चाहिए था कि HYV सीड्स बेस्ट रिजल्ट दे तो उसके लिए हमें बहुत सारा इरीगेशन, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, इन तीनों की ही नीड थी। सबसे पहले HYV सीड्स का यूज़ किया था फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। और HYV सीड्स का यूज़ करने के बाद उन्होंने नोटिस किया कि वाटर टेबल में डिप्लीशन हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी चाहिए था, इरीगेशन वाज रिक्वायर्ड। और उसके बाद क्योंकि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे थे, तो वहाँ पर सॉइल स्टार्ट लूजिंग इट्स फर्टिलिटी और साथ में नेचुरल रिसोर्सेज का भी ओवर यूज़ हो रहा था। तो HYV सीड्स हमें ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहे थे, बट उनके नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे, जैसे कि वाटर टेबल में फॉल, हमारी सॉइल की क्वालिटी में डिग्रेडेशन। तो ये सारे थे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग HYV सीड्स। अब हम देखेंगे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो, लैंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसीलिए हमारे पास 2 तरह के फार्मर्स है। एक है स्मॉल फार्मर्स, जिनके पास जो लैंड है वो है 2 हेक्टेयर से भी कम, और ज़्यादातर जो फार्मर्स है वो स्मॉल फार्मर्स ही है। मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स आर स्मॉल फार्मर्स, और इसीलिए उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है फॉर नॉर्मल रिसोर्सेज ऑल्सो, क्योंकि उनके पास इतने पैसे, इतनी रिसोर्सेज नहीं होती। तो इरीगेशन के लिए, सीड्स के लिए, इन सब के लिए भी उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, हेल्प लेनी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ है लार्ज फार्मर्स। लार्ज फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है, और मोस्ट ऑफ द लैंड जो है वो लार्ज फार्मर्स के पास ही है। और ये क्योंकि रिच होते हैं, इनके पास लैंड ज़्यादा है, प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो प्रॉफिट ज़्यादा है, रेवेन्यू ज़्यादा है, सेविंग ज़्यादा है, तो ये यूज़ करते हैं मॉडर्न मेथड्स। वहीं जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो खुद ही अपना काम करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक स्मॉल फार्मर है जो खुद ही अपने फील्ड पे खुद ही काम कर रहे हैं। वहीं जो हमारे रिच फार्मर्स होते हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मशीन्स, इन सब का यूज़ करते हैं। उनके बहुत बड़े फार्म्स होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि छोटा सा पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पर जहाँ तक देख रहे हो आप फार्म ही फार्म है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज फार्मर्स। ऑल्सो अब जल्दी से आपको बता देती हूँ कि हेक्टेयर क्या होता है। तो 1 हेक्टेयर में वी हैव 10,000 स्क्वायर मीटर्स, यानी कि एक ऐसा स्क्वायर जिसकी लेंथ, यानी कि जिसकी हर साइड है 100 मीटर। ये जो एरिया बनेगा ये होगा हमारा 1 हेक्टेयर, विच इज 10,000 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि ये जो विलेज था जिसका एग्जांपल हमें दिया गया था उसमें 2 तरह की एक्टिविटीज़ हो रही थी, मेनली फार्मिंग, लेकिन उसके अलावा नॉन फार्मिंग भी। तो अब हम कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ देख लेते हैं, जैसे कि डेयरी फार्मिंग, जिसमें लोग मिल्क प्रोडक्शन करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, गाँव में आपको दिखेगा कि बहुत सारे लोग अपने घर में काऊ बफेलोस रखते हैं, जिससे कि उनसे वो मिल्क प्रोड्यूस करें और उसे सेल कर सकें। दूसरा होता है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर्स, जैसे कि गाँवों में आपको दिख जाएंगे छोटे छोटे शॉप्स या लोग जो कि छोटे स्केल पर कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्लोथ्स हो गए, शूज़ हो गए या कुछ भी। तो ये हो गए स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स। इसमें आपके पॉटर्स भी आ सकते हैं जो कि मिट्टी से बर्तन बनाते हैं। उसके अलावा बास्केट भी लोग वीव करके बनाते हैं, और वो डंडी वगैरह यूज़ करके। तो ये सारे हो गए स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स। इसके अलावा हमें शॉप भी गाँवों में देखने को मिल जाती है, जहाँ पर जैसे कि आपको मोस्ट कॉमन शॉप जो आपको मिल जाएगी वो होती है चाय की शॉप। ये आपको गाँव के
एंट्रेंस पे, गांव के अंदर से ज़्यादा गांव के बाहर आपको मिल जाएगी। जो लोग वहाँ उस तरफ रहते हैं गांव की एंट्रेंस पे या मेन रोड के पास, वो यूजुअली अपने घरों में टी स्टॉल वगैरह रख लेते हैं एज एन एक्स्ट्रा एक्टिविटी, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी टू अर्न बेटर। और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी भी होती है, जैसे गाँव में लोगों के पास रिक्शास होते हैं, ऑटोज़ होते हैं, बुल कार्ट्स होती हैं जिसमें आगे वो लगे होते हैं। तो ये सारी चीज़ यूज़ करके लोग गाँव में ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भी अर्न करते हैं। लाइक किसी का अगर कुछ प्रोडक्शन हुआ तो उसे वो कहीं और ट्रांसफ़र कर देते हैं, या मार्केट ले गए, मार्केट से कुछ सामान ले आए, तो इस तरह से उनकी भी अर्निंग हो जाती है। तो ये हो गई हमारी सारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमने पढ़ा अबाउट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें सबसे पहला था लैंड, उसके बाद था लेबर। लेबर में एजुकेटेड और नॉर्मल दोनों ही चाहिए थी, बिकॉज कुछ वर्क्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एजुकेटेड प्रॉपर्ली कर पाते हैं, और मैनुअल वर्कर्स के लिए तो कोई भी वी कैन यूज़। उसके अलावा थर्ड था कैपिटल। कैपिटल में था फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, दोनों ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एंड नंबर फोर्थ फैक्टर वाज ह्यूमन कैपिटल। उसके बाद हमने पढ़े थे वेज टू इंक्रीज प्रोडक्शन, क्योंकि लैंड इज फिक्स्ड, जिसमें था मिक्स क्रॉपिंग, और था यूजिंग ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसमें थे HYV सीड्स। उसके बाद फिर हमने HYV सीड्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, जिसमें हमें HYV सीड्स से इंट्रोड्यूस कराया गया, जिससे कि सिंगल प्लांट पे जो अमाउंट ऑफ ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा था वो पहले से ज़्यादा हो रहा था अगर आप HYV सीड्स यूज़ करते थे। लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा वाटर चाहिए था, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ज़्यादा चाहिए थे। और ये जो था HYV सीड्स, ये सबसे पहले जो यूज़ किए थे वो किया था पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी की फार्मर्स ने। और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये था कि वहाँ पर वाटर टेबल फॉल कर गई थी, सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो गई थी, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्स्ट्रा यूज़ हो गया था, क्योंकि इन सब के जो भी हम यूज़ कर रहे थे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वो सारे सॉइल की क्वालिटी को ख़राब कर रहे थे, और वाटर ज़्यादा यूज़ कर रहे थे तो वाटर टेबल वॉज फॉलिंग डाउन। उसके बाद हमने देखा था लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि अनइवन है, इस वजह से वी हैव स्मॉल फार्मर्स एंड लार्ज फार्मर्स। एंड लास्टली हमने डिस्कस की नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, जो कि विलेजेस में होती हैं। जो लोग फार्मिंग नहीं करते वो ये कर लेते हैं टू अर्न मनी। सो विद दिस हमारा चैप्टर नंबर 1 ऑफ इकोनॉमिक क्लास 9th होता है खत्म। सो अब जब आपने ये लेक्चर पूरा देख लिया है तो अब जाओ और यही सेम चैप्टर बुक से भी पढ़ लो, और कोई भी डाउट बचे तो कमेंट में पूछ लेना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। डेली 2 वीडियोस आ रही हैं, और बहुत ही जल्दी NCERT हम पूरी कंप्लीट करने वाले हैं। सो तब तक के लिए बस ऐसी पढ़ाई करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।